औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम सीएसएस एस्पायरेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है सीएसएस पॉलिटिकल साइंस का सबसे बुनियादी और स्कोरिंग टॉपिक पर मुश्तमिल है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे व्हाट इज स्टेट, एंड एवोल्यूशन थ्योरीज ऑफ स्टेट। एवोल्यूशन थ्योरीज ऑफ स्टेट। उसके बाद इसके एलिमेंट्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो बनेगा सॉवरेनिटी क्या है। सॉवरेनिटी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी टाइप्स, इसकी करेक्टरिस्टिक्स यानी एट्रीब्यूट्स। उसके बाद डिस्कस करेंगे इसके ऊपर क्रिटिसिज्म। और जो हमारा जो आखिरी पार्ट ऑफ दिस लेक्चर है वो है इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ठीक हो गया। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या होती है, सॉवरेनिटी क्या होती है, उसकी टाइप्स, एट्रीब्यूट्स एंड क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे। अगर आप ये लेक्चर प्रॉपरली समझ लेते हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स को अच्छी तरह पेपर 2 में इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो रूटीन की तरह हम सबसे पहले देखते हैं कि इस पर क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आस्क्ड। सबसे पहले 2023 में क्वेश्चन आया था शॉर्ट नोट ऑन इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। यानी इससे अंदाजा लगा लें कितना इंपॉर्टेंट है कि आइडियोलॉजी। डायरेक्ट उसने पूछा है। उसके बाद 2022 में ही पूछा था, 2022 का क्वेश्चन था शॉर्ट नोट। उसके बाद वो पूछता है कि 23 में पूछा था उसने, इन एन इस्लामिक स्टेट Islam is considered as a complete code of life which provides guidelines for management of political power। एलेबोरेट, इसको एलेबोरेट करें। ये 2023 में पूछा था। उसका 2024 से फिर उसने पूछा है सॉवरेनिटी इज द मोस्ट एसेंशियल यानी खास हिस्सा, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेटहुड। एक्सप्लेन द difference
in Western and Islamic concept of sovereignty. Islamic concept of sovereignty. ठीक हो गया। यानी 2022 में पूछा, 23 में पूछा, 24 में पूछा, यानी पास्ट 5 सालों में 3 दफ़ा ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, स्टेट के बारे में, सॉवरेनिटी के बारे में और इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में पेपर 2 में जब भी आपने किसी जो पूछे उसकी जो तारीफ़ करनी है, हमेशा 2 तारीफ़ें उसकी करनी है। एक होगी सिंपल जो आपकी अपनी होगी, और दूसरी किसी फॉरेनर ऑथर की करनी है। इससे एक तो पेपर आपका क्या कहते हैं, वो पेपर की वो कहते हैं एक्सप्लेनेशन बढ़ेगी, और दूसरा वो आपका पेपर वो कहते हैं अथेंटिक लगेगा, बच्चे ने दोनों तरफ से पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी करते हैं सिंपल डेफिनेशन। द स्टेट की डेफिनेशन है, द स्टेट इज अ politically organized community of people, living in a definite territory under a sovereign गवर्नमेंट। ठीक हो गया। ये तो होगी आपकी सिंपल डेफिनेशन जो आप इसको बता सकते हैं। इसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें पीपल भी आ गया, डेफिनेट टेरिटरी भी अभी, गवर्नेंस भी, सॉवरेन गवर्नमेंट भी आ गई, सॉवरेनिटी और गवर्नमेंट 4 हिस्से होते हैं। बाद में बताता हूँ। ये होगी सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद हम करते हैं एक फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन, ताकि हमारा पेपर ठंडे लगे। द स्टेट इज ए पीपल organized for law within a definite territory and the state is a people organized for law within a definite territory। people भी आ गया, लॉ गवर्नमेंट होगी, विद टेरिटरी भी आ गई। तो ये किसने दिया? ये इसका जो ऑथर, इसका जो वो है वुडरो विल्सन इसका ऑथर है। इसकी डेफिनेशन दी है। इसकी अब आपकी 2 डेफिनेशन हो गई। ठीक हो गया। अब स्टेट्स की एग्जांपल आपको देते हैं। जब भी आप पेपर में वो एग्जांपल पूछे या ना पूछे, आपने उसकी एग्जांपल्स लाजमी देनी है। एग्जांपल से मुराद पाकिस्तान जैसे स्टेट है, इंडिया, चाइना, ये तमाम जो ममालिक हैं स्टेट्स हैं। ठीक हो गया। ये एग्जांपल्स हो गई। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। एक स्टेट को मुकम्मल होने के लिए मुजद्दा झैल वो कहते हैं एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ अ स्टेट। सबसे पहले वो कहता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कहता है कि पॉपुलेशन के बगैर कोई भी जो कहता है स्टेट नहीं हो सकती।
क्योंकि एशिया में देख लें कितने स्टेट्स हैं, अंटार्कटिका में देखें एक भी स्टेट नहीं है, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो इसलिए अंटार्कटिका में जो एक बर-ए-आज़म है, लेकिन वहाँ सर्दियों की वजह से पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से वहाँ स्टेट्स भी नहीं है। इससे आप देखिए, आप अफ्रीका में देखें कितनी गर्मी होती है, फिर भी वहाँ स्टेट्स हैं, क्योंकि वहाँ लोग रहते हैं। जो कहता है कि पॉपुलेशन इज़ द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। कोट नोट वो नोट कर लें, पॉपुलेशन इज़ द ह्यूमन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। दूसरा जो एलिमेंट है वो है टेरिटरी। डिफाइंड लैंड एरिया, यानी कोई भी स्टेट होगी उसका अपना डिफाइंड लैंड एरिया होगा। लैंड एरिया भी होगा, उसका वाटर भी होगा, एयर स्पेस भी होगा, यानी उसका जो होगा ना वो सारा डिफाइन होगा। जैसे पाकिस्तान की जो बाउंड्री लाइन है वो अपनी अपनी स्टेट की बाउंड्री लाइन बताती है कि यहाँ से यहाँ तक पाकिस्तान है, ये आगे ये शुरू हो जाता है, ये इधर अफगानिस्तान शुरू हो जाता है, तो उसकी डिफाइंड टेरिटरी है। इसकी एग्जांपल वो कहता है किसी जिसकी डिफाइंड टेरिटरी ना हो तो वो स्टेट नहीं होती। जैसे पैलेस्टाइन है, पैलेस्टीनियन पीपल तो हैं, लेकिन उसकी वो कहता है कि टेरिटरी डिस्प्यूटेड है, तो इसको इसलिए अभी तक उसको यूएन में स्टेट का क्या कहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, स्टेट का लेवल नहीं एक्सेप्ट किया गया। और तीसरा है गवर्नमेंट। थर्ड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्टेट है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का काम होता है कि लॉ बनाना, लेजिस्लेशन करना और फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना थ्रू एग्जेक्टिव्स, ठीक है। तो उसके बाद वो कहता है कि गवर्नमेंट्स की टाइप्स हो सकती हैं, डेमोक्रेटिक हो सकती है, मोनार्की हो सकती है, डिक्टेटरशिप हो सकती है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट्स होती ज़रूर है। पाकिस्तान में जैसे अभी वो डेमोक्रेसी है, या हाइब्रिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कह सकते हैं आप इसको। उसको चौथा जो एलिमेंट है वो है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी सॉवरेनिटी मीन सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर होती है, नो एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस इन द स्टेट। के जो सॉवरेनिटी स्टेट होती है ये सुप्रीम पावर होती है, और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल इन्फ्लुएंस नहीं होता। उसके बाद वो कहता है कि सॉवरेनिटी इज द सोल ऑफ द स्टेट। सॉवरेनिटी इज द सोल ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो ये नहीं हमने डिस्कस कर लिए 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट। अब सवाल ये उठता है कि स्टेट एक दिन में बनी या टाइम के साथ डेवलप हुई। इस सवाल का जवाब देने के लिए डिफरेंट थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरीज ऑफ स्टेट्स हैं। तो टोटल 4 थ्योरीज हैं एवोल्यूशन की। 4 एवोल्यूशन थ्योरीज ऑफ स्टेट। तो सबसे पहली जो थ्योरी है वो है डिवाइन थ्योरी। डिवाइन थ्योरी ऑफ स्टेट। इसके मुताबिक के थ्योरी इसके मुताबिक कि अल्लाह ताला ने स्टेट को पैदा किया है और फिर प्रॉफिट्स भेजे, फिर वो अपने बादशाह अपॉइंट किए स्टेट को। जिस तरह वो कहता है कि स्टेट क्रिएटेड बाय गॉड, स्टेट इज क्रिएटेड बाय गॉड। उसके बाद रूलर्स, यानी जो बादशाह थे, रूलर्स वर अपॉइंटेड बाय गॉड टू इंश्योर पीस ऑन द अर्थ। इसलिए कहते हैं कि डिवाइन राइट, किंग जो होता है, इट इज़ डिवाइन राइट।
उसके बाद कोटेशन है किंग इज नॉट रॉन्ग, किंग इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग पर्सन, हमेशा रॉन्ग पर्सन नहीं होता, रॉन्ग पर्सन। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं इसके जो इस थ्योरी को मानने वाले हैं वो है थिंकर्स हैं दो। कौन कौन से? पहले पे आता है स्टीव अगस्टन, ये कहता है ये थ्योरी देता है इसकी कि ये थ्योरी ठीक है, डिवाइन थ्योरी। प्लस जेम्स वन। ठीक हो गया। तो ये पहली थ्योरी होगी। दूसरी थ्योरी की बात करते हैं, वो है फोर्स थ्योरी। फोर्स थ्योरी ये है कि जब आपस में रहना शुरू किया लोगों ने, तो जो स्ट्रांग था उसने वीक को हराया, वीक पर्सन्स वर डिफीटेड बाय स्ट्रॉन्ग पर्सन, स्ट्रॉन्ग पर्सन ने उनको हराया। उसके बाद उनको कहा कि आपने मुतहद हो, तुम हमारे मतहत हो, तो इसलिए वो स्टेट्स, उसके जरिए स्टेट्स बनी। तो उसके बाद वो कहता है कि स्टेट्स बनी, तो इसके बाद वो जो स्ट्रॉन्ग थे वो रूलर्स बने, रूलर्स, और जो वीक थे वो गुलाम बने, या आप कह रहे हैं उसको पब्लिक बनी। तो इस तरह वो स्टेट पैदा हुई। ठीक हो गया। इसके जो सपोर्टर थिंकर्स हैं वो है, पहले है ओपनहीमर, ओपन हीमर है, और दूसरा प्लस में दूसरा साइंसदान है वो है गम प्लो विग्स, विग्स। ये जो कहते हैं कि ये फोर्थ थ्योरी की ये एक थ्योरी एवोल्यूशन ऑफ स्टेट है। उसके बाद इस पे क्रिटिसिज्म क्या है, इस थ्योरी के ऊपर क्रिटिसिज्म भी है कि फोर्स सिर्फ डोमिनेशन, यानी डोमिनेशन बनती है, स्टेट नहीं बनती। डोमिनेशन जैसे ब्रिटिश ने कलोनियलिज्म किया, स्टेट्स तो नहीं बनाई थी, उन्होंने अपनी कॉलोनियां बनाई थी। प्लस एम्पीरियलिज्म, एम्पीरियलिज्म बनता है स्टेट से। वो कहते हैं कि जोर से सिर्फ एम्पीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म बनता है, स्टेट्स नहीं बनती। और इसके अंदर जो वो है वो कहता है कंसेप्ट ऑफ कंसेंट प्लस वेलफेयर वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि इसमें तो सिर्फ दबाया गया था बंदों को, तो इसलिए ये थ्योरी भी गलत है। उसके बाद जो तीसरी थ्योरी है, तीसरी थ्योरी है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट। ठीक है। इसमें वो कहता है कि स्टेट लोगों के एग्रीमेंट का रिजल्ट है, स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ पीपल एग्रीमेंट। अगर आपने मेरे लेक्चर लिए हैं तो पहले जैसे शुरुआत मैंने बताया था आपको, हॉब्स पढ़ाया था, थॉमस हॉब्स, इसको आप ए कर लें। थॉमस हॉब्स के मुताबिक जब इंसान नेचुरल रहा था तो उस वक्त इंसान की जो लाइफ थी वो कहता था वो स्टेट दुश्मनी थी एक दूसरों के दरमियान, तो स्टेप के लिए वो कहता है स्टेबिलिटी के लिए लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया और स्टेट क्रिएटेड हुई। दूसरा नंबर पे आता है जॉन लॉकी। आप अगर इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर्स लें, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बाई थॉमस हॉब, जॉन लॉकी और रोसो।
जॉन लॉकी के मुताबिक नेचुरल राइट्स की, वो कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स की के लिए लोगों ने आपस में एग्रीमेंट किया, जिसकी वजह से स्टेट एग्जिस्ट इन स्टेट बनी। उसके बाद जो तीसरा वो कहता है कि रोसो, रोसो कहता है कि लोगों ने अपनी फ्रीडम के लिए एग्रीमेंट किया, जिसके बाद वो जनरल विलन की वो पीरियड बनी, जनरल विल, और उसके रिजल्ट में स्टेट बनी। तो ये सारे वो कहते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है स्टेट बनने के पीछे। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझ आ गई आपको। तो उसके बाद कहता है चौथा जो मेन वो है एवोल्यूशनरी थ्योरी। जो चौथी जो मेन है वो है एवोल्यूशनरी थ्योरी ऑफ स्टेट, एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या कहती है? वो कहती है कि स्टेट ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है, कि एक दो दिन में नहीं बनी, बल्कि ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है। वो कहता है कि इसकी स्टेजेस थी, वो स्टेजेस एक्सप्लेन करता है। वो कहता है पहले मियाँ बीवी थे, स्टेजेस। पहले मियाँ जैसे वो इस्लाम में थ्योरी है कि पहले हज़रत आदम थे, फिर हज़रत हवा आई। इस तरह पहले वो मियाँ बीवी थे, फिर उनकी औलाद हुई, फिर बनी वो फैमिली की इंटर मैरिजेज हुई, तो वो फिर बन गया कुंबा, जिसे हम क्लेन कह सकते हैं। जब वो क्लेन से फिर वो जब वो दो तीन ज़्यादा वो कहते हैं क्लेन बड़े हो गए, तो फिर वो ट्राइब में यानी कबीलों में शिफ्ट हो गए। जब कबीलों में डिवाइड, वो कहते हैं कि कबीले बहुत ज़्यादा हो गए, तो फिर उन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया और वो बन गई स्टेट। तो इस तरह कहता है कि एवोल्यूशनरी जो स्टेट है ग्रेजुअली इवॉल्व हुई है, और उसके स्टेजेस ये थे, पहले फैमिली, फिर क्लेन, फिर ट्राइब, और फिर स्टेट। और ये इसको जो एक्सेप्ट इसको देता है, ये एरिस्टॉटल की थ्योरी है, एरिस्टॉटल की थ्योरी है। ठीक हो गया। तो इसके बारे में कोट वो कहता है, एरिस्टॉटल कहता है मैन इज बाय नेचर ए पॉलिटिकल एनिमल। तो ये आपकी हो गई थ्योरीज, एवोल्यूशनरी की थ्योरी हो गई। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स देख लिया आपने। अभी हम डिस्कस करेंगे सॉवरेनिटी क्या होती है। ये भी स्टेट का एक वो कहता है सोल ऑफ द स्टेट जो है सॉवरेनिटी है। सॉवरेनिटी को आप बताएंगे, हमने पहले अगर क्वेश्चन आ जाए इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हमने इसकी बतानी है इसकी डेफिनेशन कितनी बतानी है? दो, एक अपनी सादा ज़बान में और एक किसी फॉरेन ऑथर की ज़बान में। तो पहले हम सिंपल करते हैं सॉवरेनिटी, इसको हम सिंपल कहते हैं इट इज द सुप्रीम एंड absolute power of the state to command and enforce obedience, यानी मनवाए, फोर्स obedience within its
टेरिटरी। एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट यानी कमांड करे, यानी जो कमांड ऑर्डर बनाए उसको फिर इन्फोर्स करे। ऑबिडियंस यानी एक्सेप्टेंस विद इन टेरिटरी, जो उसके अंदर टेरिटरी ने सबको वो कहता है उससे वो मानने पड़ेगी। सोवरेनिटी होती है कि सुप्रीम और एब्सोल्यूट पावर है ऑफ द स्टेट टू कमांड यानी उसको ऑर्डर करे और फोर्स करे जो ऑर्डर को बनवाए। ऑबिडियंस यानी मानना उसको विद इन दिस टेरिटरी। ये हो गया। उसके बाद हम दूसरी इसकी डेफिनेशन करते हैं जो क्या कहते हैं कि फॉरेन ऑथर की होगी, ताकि उससे आपका पेपर की एक्सप्लेनेशन अच्छी हो और आपका कंसेप्ट अच्छा हो। वो कहता है सॉवरेनिटी is the absolute and perpetual कहते हैं कंटिन्यू, यानी जो उस पर फर्ज है, ड्यूटी है उसकी, परपेचुअल पावर ऑफ द स्टेट। तो ये किसने दी है? ये दी है जीन बदीन ने दी है। जीन बदीन कौन है? ही इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। ये कौन है? ये फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ इट, यानी सोवरेनिटी की थ्योरी का ये बाप समझा जाता है। जीन बदीन की इसकी उसी की डेफिनेशन हमने एक्सप्लेन किया कि ही इज द फादर ऑफ द थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अब एट्रीब्यूट्स। सोवरेनिटी होगी उसको हम इसकी डिस्कस करते हैं एट्रीब्यूट्स, यानी करेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं आप, करेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ सोवरेनिटी। करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? जो सबसे पहली जो इसकी वो क्या समझ ले आपकी वो करेक्टरिस्टिक्स है वो है एब्सोल्यूट पावर। एब्सोल्यूट पावर कि डू एनीथिंग, एनी लेजिस्लेशन, एनी इम्प्लीमेंटेशन है, वैसा हर वो कानून बना सकती है जो उसको अच्छा लगे, सूटेबल फॉर द स्टेट हो। तो इसकी बेहतरीन मिसाल है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, पहले आपके समझे कितना महंगा पेट्रोल है, और ये जब चाहती है अपनी मर्जी के मुताबिक पेट्रोल के रेट्स बढ़ा देती है और जब चाहती है डाउन कर देती है। इसमें पीपल्स का कोई कंसर्न नहीं होता, चाहे गरीब है अमीर है वो फ़र्क नहीं पड़ता, जो उसको बेहतर लगता है अपनी स्टेट के लिए वो अपनी पावर अपनी मर्जी के मुताबिक कर लेती है। कैन डू एनीथिंग, इसकी सिंपल अल्फाज है कि ऐसी जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है। इसकी ये पहली होगी। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स है यूनिवर्सैलिटी, यानी यूनिवर्सैलिटी होती है कि सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करती है। इसके अंदर जो स्टेट के अंदर उसके अंदर जो रहते हैं वो सब पे इम्प्लीमेंट होती है, उसकी जो उसके कानून है इम्प्लीमेंटेशन है वो सब के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होती है। अभी जैसे अभी उसने पंजाब में इम्प्लीमेंटेशन हुई है कि ट्रैफिक कवानीन हुआ है कि चाहे अमीर है चाहे गरीब है, मजदूर है या जो भी है सरकारी मुलाजिम है, अगर वो वायलेशन करेगा अपनी क्या कहते हैं ट्रैफिक कवानीन के, उसको जुर्माना होगा। तो उसमें ये नहीं देख रहे कि मजदूर है उसके पास पैसे हैं कि नहीं है जो चलान के, लेकिन वो चलान कर रहे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि उसके अंदर ऑल पीपल्स आर लिविंग, जो उसके अंदर बंदे उसकी टेरिटरी के अंदर लिविंग है पीपल वो सब पे एप्लीकेबल है। लिविंग पीपल एप्लीकेबल है कि तमाम पर एप्लीकेबल है, जो उसके ऊपर उसकी टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं ना स्टेट की, उन पर सब पर एप्लीकेबल है। तीसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इनडिवाइडिबिलिटी। इनडिवाइडिबिलिटी
बिलिटी कि सॉवरन पावर है, इसको कोई तकसीम नहीं कर सकता। कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू पार्ट्स कि इसको दो बंदे सॉवरन नहीं हो जा सकते। जैसे इस्लाम में है कि एक खुदा है, तो इसी तरह जो सुप्रीम पावर है वो भी एक बंदे के पास या एक ही हो सकता है कि सब के पास अगर होगी तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक कानून पास करेंगे। इसलिए ये इनडिवाइडेबिलिटी है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है इनडिवाइडेबिलिटी। कैन नॉट ब्रोक, कैन नॉट ब्रेक, इसको तोड़ा नहीं जा सकता। उसको चौथी जो है वो है परमानेंसी। परमानेंसी ये है कि जो सावरन है वो हमेशा सावरन रहता है, कि गवर्नमेंट आती जाती रहती है। जैसे हमारे पास पहले 2013 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, फिर 2013 से 18 में नून लीग की हुकूमत आई, फिर उसके बाद 18 में इमरान खान यानी पीटीआई की हुकूमत आई, अभी फिर वो पीएम की हुकूमत चेंज होती रहती है, जो सावरन है वो स्टेट सावरन ही रहती है। तो इसके बारे में कोट है, वंस अ सावरन ऑलवेज अ सावरन। उसके बाद है कि इन अलाइनबिलिटी कि इसको अलहदा नहीं किया जा सकता, इसको स्टेट से अलहदा नहीं किया जा सकता। अगर स्टेट एग्जिस्ट करती है तो उसके सुपरिन उसके पास वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी है। तो इसको कहते हैं कि अगर इसको आपने सॉवरेनिटी, इसको स्टेट को अलहदा करना है तो उससे पहले आपको स्टेट को ख़त्म करना पड़ेगा, उसको तबाह करना पड़ेगा, फिर आप इसको स्टेट से सॉवरेनिटी खींच सकते हैं। जैसे इराक, शाम, इनके पास अपनी सॉवरेनिटी नहीं, क्योंकि ये हुकूमतें खो चुकी हैं, यानी इनके पास अपनी हुकूमत भी नहीं है और इनके पास वो अपनी स्टेट्स की वो सॉवरेनिटी भी नहीं है, क्योंकि वो पहले तबाह हो चुकी हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं, क्या कहता है, कैन नॉट बी अलाइन, कैन नॉट बी अलाइन, कि इसको अलाइन नहीं किया जा सकता। अलाइनेबिलिटी ये तो होगी इसकी, कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉवरेनिटी। तो आपने हर इसको जो मैंने पॉइंट्स बताए इनको आपको से 4 लाइनों में एक्सप्लेन करना है, 4 लाइन्स में आपने हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ सॉवरेनिटी। सबसे पहली जो है वो है लीगल सॉवरेनिटी। लीगल सॉवरेनिटी कहता है कि लॉ मेकिंग पावर होती है। लीगल सॉवरेनिटी होता है कि लॉ मेकिंग पावर, लेजिस्लेशन पावर, कि वो अपने कानून बनाने में खुद मुख्तियार होते हैं। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो है, यानी सॉवरेनिटी से मतलब मुख्तियार लेजिस्लेशन के अपने मुताबिक कानून माजी करने के, अपनी एब्सोल्यूट पावर वाला उसका एक कंसेप्ट देंगे। उसके बाद है पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी से मुराद ये होता है कि हु इज बिहाइंड एक्चुअल पावर, एक्चुअल पावर बिहाइंड द लॉ मेकिंग। पॉलिटिकल सॉवरेनिटी होती है कि जो कानून पास करवा रहा है उसके पीछे कौन है, उसके पीछे ब्यूरोक्रेसी है, पार्लियामेंट है, या फिर वो कहते हैं कि एग्जेक्टिव्स हैं, या पब्लिक है। तो जिसके पास वो कहते हैं एक्चुअल पावर होगी सॉवरेनिटी पावर की, उसे कहते हैं पॉलिटिकल सॉवरेनिटी। और तीसरी होती है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी होती है
पावर सॉवरेनिटी पावर बिलोंग्स टू पब्लिक, जब वो कहते हैं कि सॉवरेनिटी पावर आवाम के पास हो तो उसको कहते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। लॉ मेकिंग की पावर अगर लोगों के पास हो तो उसे पॉपुलर सॉवरेनिटी कहते हैं। और ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है कि वही चाहते हैं कि बंदों को उतार चढ़ा सकते हैं, वही अपने एमएलए एमपी लेके आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लेके आते हैं। तो ये कहते हैं कि इसकी 3 टाइप्स हैं, लीगल सॉवरेनिटी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी और पॉपुलर सॉवरेनिटी। अब हम डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ सॉवरेनिटी। क्रिटिसिज्म क्या है सॉवरेनिटी पर? क्रिटिसिज्म अगर वो आपसे पूछे या ना पूछे, आपने हमेशा क्रिटिसिज्म देना होता है पेपर में, ताकि इससे वो आपके वो 2 नंबर एक्स्ट्रा देता है, क्योंकि वो हर बंदा क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। क्रिटिसिज्म तभी कर सकता है जब आपको उसकी उसके वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स आते हो। क्रिटिसिज्म का पहला जो वो है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन किसके थ्रू हो रही है? वो हो रही है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के थ्रू। ये उनको लोगों को कर्जे देते हैं। तो सबसे पहले वो कहता है कि जो एब्सोल्यूट पावर थी, कि पाकिस्तान में देख लें कि जो हमारा जो बजट पास होता है वो आईएमएफ के थ्रू पास होता है, यानी जो एब्सोल्यूट पावर जो अपनी मर्जी की वो क्या जो थी वो पावर यहाँ कैंसिल हो जाती है आईएमएफ के थ्रू। नॉट एब्सोल्यूट पावर, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट की वो कहते हैं बजट पास हो रहा होता है, या तनख्वाहें वो कह रही होती हैं, या कोई भी इकोनॉमिक वो हमने कोई फैसला करना होता है, तो वो किस पे डिपेंडेंस होता है हमारा? वो आईएमएफ पे होता है। जो उसने हमारी पावर जो है वो स्नैच कर लिया आईएमएफ ने। ठीक हो गया। ग्लोबलाइजेशन का पहला ये क्रिटिसिज्म हो गया। उसके बाद इसके कोड नोट कर लें। ग्लोबलाइजेशन हैज़ डाइल्यूटेड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। दोबारा नोट कर लें, ग्लोबलाइजेशन हैज़ डाइल्यूटेड एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। दूसरा जो वो है डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी। डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी ये है कि बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि दूसरे ममालिक की एम्बेसीज होती हैं तमाम ममालिक में, कि आप इस्लामाबाद चले जाएँ तो आपको अमेरिका की एम्बेसी मिलेगी, ब्रिटिश की मिलेगी, इंडिया की मिलेगी। तो इसके मतलब डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ ये होती है, इसको समझ लें कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन पर जो मतलूबा स्टेट के कानून वो इम्प्लीमेंट नहीं होते, वो उन पे रूल्स इम्प्लीमेंटेशन नहीं होते। जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन पे जो जिस स्टेट के बंदे होते हैं उन पे वही असूल लागू होते हैं, जो जिस मुल्क में वो रह रहे होते हैं उन पे वो असूल वो इम्प्लीमेंट नहीं होते। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा कहता है फेडरलिज्म, फेडरेशन या फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ये होता है कि आप पावर आपस में तकसीम कर लेते हैं, कि अभी जो पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के बाद जो मोस्टली पावर्स हुई हैं वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र हो गई हैं। तो वो अपनी अलहदा वो कहते हैं कि वो एजुकेशन तालीम अपनी बनाते हैं, वो फेडरल अपनी बनाती है, प्रोविंसेस अपने बनाते हैं। केपीके वाले की अलहदा वो हेल्थ पॉलिसी है, पंजाब वाले की अलहदा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो ये इस पे जो उसने वो कर रहा है यूनिवर्सलिटी को कैंसिल कर रहा है। उसके बाद जो फेडरलिज्म है 18वीं अमेंडमेंट है वो इनडाइविडिबिलिटी को कैंसिल कर रहा है। उसके बाद नंबर 4 पे जो पॉइंट है वो है sovereignty can be blocked. Sovereignty can be blocked, कि sovereignty को आप खींच भी सकते हैं उससे। तो
तो इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया तो अफगानिस्तान से उसकी सॉवरेनिटी उसने छीन ली थी। ठीक है, उसने अपनी जो वो कहता है कि इनलाइबिलिटी कि अफगानिस्तान के लोगों से उसने उसको अलहदा कर दिया। उसके बाद वो उसका जो चौथा परमानेंसी है वो पावर, ये कि जब अमेरिका ने उस पर हमला कर दिया तो अमेरिका ने अपनी सॉवरेनिटी इम्प्लीमेंटेशन की कॉलोनी के तौर पर इस्तेमाल किया अफगानिस्तान को, ना कि एज ए स्टेट। तो उसके जो वंसा सावरन ऑलवेज सावरन वो भी ख़त्म हो गया अफगानिस्तान से, और जो उसको अलहदा कर सकते थे कि वो भी उससे खींच ली, यानी उससे अलहदा कर दिया, स्टेट से सॉवरेनिटी को अलहदा कर दिया था अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पे हमला किया। उसके बाद नंबर 5 पे है वो है वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट। स्टेट शुड फोकस ऑन वेलफेयर। वो कहता है कि स्टेट को ज़रूरत है सख्त इकोनॉमिक स्टेप्स लेने की, लेकिन वो नहीं ले पाती क्योंकि उसको वो तो वेलफेयर वो उसको दिमाग में रख के काम करती है। ठीक है, उसके बाद मॉरल्स और कुछ मोरालिटीज़ होती हैं। उसके बाद इंटरनेशनल लॉज होते हैं, उनको वायलेट नहीं कर सकती। उसके बाद ह्यूमन राइट्स होते हैं, यानी फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उनको वायलेट नहीं कर सकती। यानी बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना कि एब्सोल्यूट पावर नहीं होती सॉवरेनिटी आजकल के दौर में। पहले एग्जिस्ट करती थी लेकिन अभी ये एग्जिस्ट नहीं करती। फंडामेंटल राइट्स, तो ये इसके ऊपर 5 क्रिटिसिज्म्स हैं। और इस तरह आपका ये जो क्या कहते हैं सॉवरेनिटी का लेक्चर कंप्लीट होता है। अभी हमारा जो है वो है इस्लामिक आइडियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक गाइडलाइन समझ लें, या इसको प्रिंसिपल गाइडलाइन जिसका वो क्वेश्चन पूछा होता हम पहले करते हैं इसको प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की प्रिंसिपल्स क्या कौन सी बताता है कि प्रिंसिपल्स हैं इस्लामिक आइडियोलॉजी के। सबसे मेन और पहला जो वो कंसेप्ट है वो कहता है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह। सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो इस्लामिक वो अल्लाह के पास है। तो फिर वो कहता है कि कानून अल्लाह बनाएगा, तो कहता नहीं, कानून बनाने के लिए वो जो है वो कहता है कि लॉ मेकिंग सोर्स जो उसकी सोर्सेज हैं वो सिर्फ कुरान प्लस सुन्नत के थ्रू जो भी कवानीन बनाएंगे वो कुरान और सुन्नत के थ्रू बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस्लाम पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है तो इसमें भी कहता है सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह नॉट अ पीपल्स। तो इसलिए जब वो जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक होती है जैसे उसे वही कर सकते हैं, इसको वायलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके बारे में एक वो नोट कर लें कोटेशन, इस्लाम बल्कि नोट आप नोट करें, इस्लाम रिजेक्ट्स पॉपुलर या एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। इस्लाम रिजेक्ट्स पॉपुलर और एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी एंड establishes the sovereignty of Allah and sovereignty of Allah। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे दूसरी जो उसकी वो इस्लाम की वो है प्रिंसिपल है वो है खिलाफत। खिलाफत समझ लें या वाइस रीजेंट यानी नुमाइंदा वाइस
वाइसरेजेंसी ऑफ मैन। खिलाफत जो है वो इस्लाम में जो है खिलाफत कंसेप्ट है। खिलाफत में कोई वो कहता है कि बॉर्डरलेस स्टेट होती है, इसमें कोई वो कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसने कलमा पढ़ लिया है वो मुसलमान है और वो खिलाफत का हिस्सा है। यानी बॉर्डरलेस एंड नो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑफ कलर, रेस, इथनिसिटी, लैंग्वेज, रीजन, जो भी है वो कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन, जिसने कलमा पढ़ लिया है वो मुसलमान है, वो खिलाफत में आ सकता है और ये बॉर्डरलेस स्टेट होती है। उसके बाद वाइस रीजेंट होता है कि अपना नुमाइंदा होना, वाइस रीजेंट्स ऑफ अल्लाह। ये मैन नहीं है, ये अल्लाह है। तो वो कहता है कि कुरान में है, अल्लाह पाक ने फरिश्तों से कहा, आई एम गोइंग टू प्लेस ए वाइस जीरेंट ऑन अर्थ। ये सूरत बकरा की आयत नंबर 30 है। ठीक हो गया। उसके बाद जो रूलर है वो अकाउंटेबल होता है। उसके बाद जो खलीफा होता है, खलीफा जो वो कहता है कि अल्लाह का डिवाइन राइट नहीं है, बल्कि ये अकाउंटेबल टू अल्लाह, कि जो आम इंसान है वो सिर्फ अल्लाह के सामने अकाउंटेबल है, लेकिन जो इधर जो खलीफा है वो अल्लाह और पब्लिक दोनों के सामने अकाउंटेबल है। तो इसके बारे में पहले नोट कर लें, आप कोटेशन नोट कर लें। कहता है पावर इन इस्लाम इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ए प्रिविलेज। पावर इन इस्लाम इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट ए प्रिविलेज। उसके बाद नंबर तीसरा जो वो प्रिंसिपल है वो कहता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कहता है कि लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम लॉ है। उसके बाद रूलर वो कहता है कि रूल जो उसका वो खलीफा है वो सुप्रीम नहीं है, बल्कि जो लॉ है वो सुप्रीम है। उसके बाद वो कहता है इक्वालिटी है, एवरी वन इज बिलो द लॉ, बल्कि वो कहता है कि एवरी वन इज इक्वल टू लॉ, कि हर बंदा कोई भी है, एवरी वन इज इक्वल टू लॉ। ठीक हो गया। कि जो भी कानून वो कहता है कि चाहे रूलर है या अमीर है, चाहे अमीर यानी जो वो गवर्नर कहते थे, गवर्नर है, वो सारे कानून के सामने बराबर हैं, कोई सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें। इस्लाम एस्टेब्लिश्ड द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ 14th century बिफोर द मॉडर्न वर्ल्ड। इस्लाम established the concept of rule of law 14th century before the modern world। नंबर 4 पे है वो कहता है जस्टिस, जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ द इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। वो कहता है कि सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक जस्टिस हो या जुडिशियल जस्टिस हो, कि इस्लाम हर चीज़ में अदल करता है। जुडिशियल जस्टिस, सोशल जस्टिस हो, यानी हर चीज़ में अदल की कहता है कि इस्लाम में ये नहीं है कि आपने, जैसे वो कहा गया कि आपने सारी रात नफल नहीं पढ़ने, आप अपनी कुछ नींद पूरी करें फिर कुछ नफल पढ़ें। आपने सिर्फ वो कहता है कि इबादत नहीं करनी, कुछ कमाना भी है, अपनी फैमिली के लिए भी टाइम निकालना है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो कहता है कि हर चीज़ में आपने अदल लेके चलना है, इक्वालिटी, मसावत कायम करनी है आपने, है इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ।
अदल व मसावत। उसके बाद वो कहता है, इसी बारे में कोट नोट कर लें, इस जस्टिस इन इस्लाम इज जस्टिस इन इस्लाम इज एब्सोल्यूट, impartial and universal. Justice in Islam is absolute, impartial and universal. उसके बाद जो नंबर 5वां जो कंसेप्ट है वो है कंसल्टेशन यानी शोरा। कंसल्टेशन का कंसेप्ट है इस्लाम में। कहता है इस्लाम रिजेक्ट्स द, जो कहता है कि डिक्टेटरशिप को इस्लाम रिजेक्ट करता है। इस्लाम रिजेक्ट्स द डिक्टेटरशिप्स को, यानी जो कहता है कि मैं ही सुप्रीम हूँ, मैं ही कानून वो लेजिस्लेशन करूँगा, वो कहता है कि नहीं। इस्लाम प्रमोट करता है कंसल्टेशन को, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। उसके बाद वो कहता है कि उसने कंसल्टेशन किसके साथ करना है, वो कहता है जो अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स लोग हैं उनके साथ कंसल्टेशन करनी है। उसके बाद आवाम के साथ, अगर आवाम के रिलेटेड कोई इशू है तो पहले आवाम के साथ डिस्कस करना है। उसके बाद जो वो गवर्नर्स होते हैं, अमीर्स कह लो, गवर्नर्स होते हैं अपने स्टेट्स के, उनके साथ डिस्कस करना है। इनके साथ कंसल्टेशन के बाद आपने कोई भी वो कहता है कानून पास करना है। तो इस्लाम क्या करता है, प्रमोट करता है कंसल्टेशन के को प्रमोट करता है। तो इसके बारे में कोट नोट कर लें, शोरा इज़ द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। शोरा यानी कंसल्टेशन इज़ द इस्लामिक प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस। नंबर 6 जो प्रिंसिपल है वो है प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। प्रोटेक्शंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की कौन सी इस्लाम प्रोटेक्शन करता है? राइट टू ऑफ लाइफ, कि किसी को अगर खुदा न खास्ता मार देता तो उसके लिए वो उसने दियत दी है, दियत का कंसेप्ट दिया इस्लाम ने। उसके बाद प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्रॉपर्टी, कि ज़ाती मलकियत का राइट दिया इस्लाम ने। ये नहीं कहा कि जिस कम्युनिज्म कहता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इस्लाम में राइट टू प्रॉपर्टी है। उसके बाद राइट ऑफ ऑनर, कि अगर किसी पर इल्ज़ाम, गलत इल्ज़ाम लगाता है तो उसको 70 कोड़े मारे जाएं, तो यानी वो राइट ऑफ ऑनर भी देता है। उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन भी देता है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि इस्लाम दी मज़हब की आज़ादी भी देता है। ठीक हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये 6-7 जो फंडामेंटल राइट्स वो कानून देता है। वो अगर कहता हो कि अगर आपने बगैर उसके, अगर मुस्लिम स्टेट में रहना है, गैर मुस्लिम होकर तो कोई मसला नहीं है, आप अपनी वो जजिया पे करते रहें और आप रहते रहें, कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो 7वां वो है अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलर्स। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द रूलर्स, ऑफ द रूलर यानी खलीफा। वो कहता है कि खलीफा आंसरेबल है आवाम के सामने। अगर कोई सवाल पूछे तो आपने जो खलीफा आंसर देना है। जो एक दफ़ा जब किसी, वो कहते थे किसी गजबे से चादरें अनायत हुई, इतना फंड, इतना वो माली निमत हासिल हुआ कि मदीने के सब के, मक्का में सबको एक एक चादर दी गई, लेकिन हज़रत अबू बकर सदीक ने उस चादर से अपना लिबास बनवाया। तो जो पब्लिक में खड़े एक आदमी ने सवाल किया कि ये एक चादर से तो आपका, वो कहते हैं कुर्ता है, कमीज़ नहीं बन सकता, तो आपने कैसे बना लिया? तो अबू बकर सदीक ने कहा कि ये मेरे बेटे की चादर और मैंने मिक्स करके अपनी एक कमीज़ सिलवाई है। तो एक रूलर होने के बावजूद उसने एक पब्लिक को आंसर किया था, आंसरेबल टू पब्लिक हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। तो बकर सदीक ने कहा था, इफ़ आई फॉलो द अल्लाह देन फॉलो मी, इफ़ आई डू नॉट फॉलो द अल्लाह डू नॉट फॉलो मी। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे तुम सीधा करो।
तो ये आपने 3-4 अल्फाज लिखने हैं तो आपका अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। इसमें आप फैक्ट नोट कर, वो कोटेशन नोट करें। इस्लाम रिजेक्ट्स अथॉरिटेरियनिज्म एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। इस्लाम रिजेक्ट्स अथॉरिटेरियनिज्म एंड प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी। उसके बाद नंबर 8वां जो है वो है अमर बिल मारूफ एंड अनियल मुनकर। ये तो आपको सबको पता होगा कि इस्लाम में है कि आप अच्छाई की प्रमोट द गुड डूइंग, कि अच्छे अमाल का हुक्म दो और प्रमोट करो, एंड स्टॉप द बैड डीड्स, जो बुरे काम है उनको रोको। ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 9 जो है वो 9 जो वो प्रिंसिपल है वो है वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट। जो इस्लाम है ये वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट देती है। जो इस्लामिक स्टेट है वो पुलिस स्टेट नहीं बल्कि वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट वो किस तरह करती है कि अगर कोई गरीब है तो उसको वो ज़कात के थ्रू उसको प्रमोट करती है, ज़कात के थ्रू वो उसको सपोर्ट करती है गुरबा को। उसके बाद बैतुल माल से उनको पैसा मिलता है। उसके बाद सदाकात, तो इसके ज़रिए वो उसको प्रमोट करती है। ठीक हो गया। तो इसके बारे में कोड नोट कर लें। द इस्लामिक स्टेट एम्स एट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द ऑल सिटीजन्स। द इस्लामिक स्टेट एम्स एट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस एंड वेलफेयर ऑफ द ऑल सिटीजन्स। और 10वां जो प्रिंसिपल है वो है ओबीडियंस ऑफ द रूलर। ओबीडियंस ऑफ द खलीफा। कि जो इस्लामिक स्टेट में जितने भी वो कहते हैं कि लोग हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खलीफा की इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें उसको दिलो जान से उसकी इज़्ज़त करें। क्योंकि वो या तो थ्रू वो किसी अपॉइंटमेंट होगा, किसी ने उसको अपॉइंट किया होगा उसकी क्वालिटीज़ को देख के, या फिर वो इलेक्शन के थ्रू आया होगा। तो इसलिए इसकी मजबूरी है, आवाम को चाहिए अगर वो अच्छा है तो उसको इज़्ज़त करें, दिल से रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट करें, उसके आर्डर को ओबे करें। और उसके साथ मिलकर वो कहता है कि एक्सपैंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, यानी उसको वो एक्सपैंड करें उसके अपने को, उसके साथ जो उसका जो मिशन है उसके साथ वो कोऑपरेट करें, उसके साथ अपने आप को इंटरलिंक करें, इंटरलिंक विद द मिशन ऑफ द खलीफा। कहता है खलीफा का जो मिशन है उसके साथ अपने आप को लिंक करें और जो जहाँ तक उसकी वो हेल्प कर सकते हैं खलीफा की वो हेल्प करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसके अंदर मैंने जो आपको शुरू में कहा था कि सब कुछ बताऊँगा वो सब कुछ मैंने आपको दे दिया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से पॉइंट की समझ नहीं आई, और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो CSS या PMS की पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। और ये बेसिक वो कहते हैं बेसिक लेक्चर था, तो ये सब भाइयों को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, वस्सलाम।